नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 के विषय हिंदी में इकाई 4 देश के नाम संदेश पत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम देश के नाम संदेश के विषय प्रवेश के बारे में देखेंगे। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपने शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। तो बच्चों, क्या है, पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधी, परिवारजनों, मित्रों को अपनी बात जो है वो आसानी से हम पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन जो है वो भी हम पत्र के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। आजकल हम देखते हैं तो दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। बच्चों, आजकल हम देखते हैं तो जो संदेशा व्यवहार के साधन है, दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि का भी उपयोग अधिकतर हो रहा है। फिर भी जो पत्र का पहले के ज़माने में महत्व था, इतना ही महत्व आज भी दिखाई देता है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल पकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन "क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है?" नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी है। तो बच्चों, क्या है कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति है एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल पकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से सन 19 मई 2005 के दिन "क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है?" नाम से देश के नागरिकों को क्या दिया था, ईमेल किया था। उसमें क्या है बच्चों, तो ऐसी सीख दी गई है कि देशवासियों के मन में देश का गौरव तथा स्वदेश भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख हमें इस पत्र के माध्यम से दी है। तो बच्चों देखो आगे, मातृछाया ऊंचीसेरी गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष। तो बच्चों, यहाँ क्या है, पत्र लिखने का पता दिया गया है। तो मातृछाया ऊंचीसेरी गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, और दिनांक जो है कब लिखा गया था, तो 24/12/2011 को लिखा गया था। किसने लिखा था, तो किरण ने अपने मित्र किसे लिखा था, हर्ष को लिखा था। तो बच्चों, यहाँ पहला ही प्रश्न होता है कि पत्र लिखने वाले का पता क्या है। तो पत्र लिखने वाले का पता है कि मातृछाया ऊंचीसेरी गांव मेसपुरा, तहसील भाबर और जिला बनासकांठा। और किस दिनांक को यह पत्र लिखा था, तो 24/12/2011 को यह पत्र लिखा था। आगे देखो, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए मैं प्रेषित कर रहा हूँ। तो बच्चों, यहाँ जो किरण जो है वो किरण अपने मित्र हर्ष को कहता है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, खत यानी पत्र होता है बच्चों, पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने डॉक्टर कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया ईमेल पढ़ा है, वही तुम्हारे लिए मैं प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित यानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने देश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ, तो उसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। उसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं। तो बच्चों, क्या है कि डॉक्टर कलाम जो है अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं कि क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ, तो उसे पढ़ने, नहीं तो वरना आपकी मर्जी।
उसके बाद वह देश के लोगों की सोच जो है वो बताता है। बच्चों यह प्रश्न होता है, डॉक्टर कलाम ने शुरुआत में ही क्या पूछा था? तो डॉक्टर कलाम जो है वो अपने संदेश की शुरुआत में ही क्या पूछ रहा है? तो क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यह डॉक्टर कलाम ने अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछा है। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। आप कहते हैं नगरपालिका कचरा नहीं उठाते। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गई है। एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे ख़राब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। मंजिल यानी बच्चों लक्ष्य होता है। तो देश के लोगों की सोच जो है वो सोच बताते हुए डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं कि आप कहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो सरकार कैसी हो गई है? निकम्मी यानी लाचार हो गई है। हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। नगरपालिका कचरा नहीं उठाते, फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गया है, एयरलाइन दुनिया में हमारे ही सबसे ख़राब है, चिट्ठी अपने मंजिल तक नहीं पहुँचते। ऐसा आप कहते रहते हैं। आप कहते हैं, कहते रहते और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं कि ऐसा आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने उसके बारे में क्या कुछ किया है? बच्चों यहाँ एक प्रश्न होता है कि लोग कौन कौन सी शिकायतें करते हैं? लोग कौन कौन सी शिकायतें करते हैं? तो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी हो गई है, हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, नगरपालिका कचरा नहीं उठाती, फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गया है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे ख़राब है, चिट्ठी अपने मंजिल तक नहीं पहुंचती है। यह लोगों ने शिकायतें की थी। फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। बच्चों यहाँ हमें डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है क्या कहता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो है सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए और अपनी शक्ल जो है, तस्वीर जो है वो भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपने सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। क्या कहता है? आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। हवाई अड्डा यानी विमान घर। इस अड्डे पर उतरते हैं, इसी समय सिंगापुर में आप अपने सिगरेट का जो टुकड़ा है वो भी सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में क्या है बच्चों? खाते भी नहीं है। सिंगापुर का यहाँ वर्णन किया है। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। बच्चों रश्क यानी ईर्ष्या। तो आपको उनके जो भूमिगत है संपर्क करते हैं, धरती का संपर्क करते हैं, हमें क्या होता है? ईर्ष्या महसूस होती है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तरकीब 60 रुपये भुगतान करते हैं। बच्चों शाम 5 से 8 बजे बीच आर्चर रोड पर कार चलाते हैं तो टोल टैक्स तरकीब कितने रुपये भुगतने पड़ते हैं? 60 रुपये भुगतने पड़ते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या? अगर बच्चों हम पार्किंग में यानी कि सिंगापुर के पार्किंग में निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी करते हैं तो इसी समय गाड़ी खड़ी करने के लिए जो समय लगा था इसका टिकट पंच हम करवाते हैं। और इसी समय हम सिंगापुर में कहते कुछ नहीं और कहते भी क्या है। अगर बच्चों हम यह भारत देश में होता है तो तुरंत ही हम क्या करते हैं? टिकट पंच नहीं करवाते हैं और गाड़ी लेकर यहाँ से ऐसे ही निकल आते हैं। तो ऐसे अपने देश में ऐसा करते हैं और दूसरे के देश में जाकर क्या करते हैं बच्चों? उसके कायदा कानून का पालन हम करते हैं। यह डॉक्टर अब्दुल कलाम हमें बताते हैं। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते।
दुबई में क्या है बच्चों कि रमज़ान के दिन जो होता है, इस रमज़ान के दिन में खाने के लिए साहस भी नहीं कर सकते हैं। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर भी नहीं निकलते। जिहाद में क्या है बच्चों कि बिना सिर ढके हुए बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। वॉस्टिंग में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानते हो मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। तो वॉस्टिंग में क्या है बच्चों 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं। अगर पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कह सकते हैं कि जानता हूँ मैं कौन हूँ, फला हूँ और फला मेरा बाप है। अगर बच्चों ऐसा ही भारत में होता है, तब भारत में होता है तो इसी समय क्या करते हैं, तुरंत ही हम ऐसा कहते हैं कि वो मेरा बाप है और ऐसा कहकर सिपाही को क्या करते हैं, हम धमकाते हैं। लेकिन वॉस्टिंग में जो 55 मील प्रति घंटे से ऊपर गाड़ी चलाने की हम हिम्मत भी नहीं कर सकते, हिम्मत यानी हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं। बच्चों यहाँ प्रश्न होता है कि वाशिंगटन में गाड़ी चलाने का क्या नियम है। तो वाशिंगटन में गाड़ी प्रति घंटा 55 मील चलाने का नियम है। आगे है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। खाली नारियल कहाँ नहीं उछाल सकते, हवा में नहीं उछाल सकते बच्चों। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर हम खाली नारियल जो है वो हवा में नहीं उछाल सकते हैं। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते हैं। तो बच्चों टोक्यो में क्या है कि सड़कों पर हम पान की पीक भी नहीं थूकते हैं और हम भारत देश में आते ही क्या करते हैं, हम रास्ते पे यानी कि सड़कों पर हम पान की पीक जो है वो थूकते रहते हैं। तो ऐसा कायदा कानून जो है बच्चों हमारे देश में नहीं हम करते हैं और औरों के देश में यानी कि दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं, प्रशंसक बनकर इस देश का कायदा कानून जो है, इस कायदे कानून का हम पालन करते हैं। तो हमें अपने देश के लिए भी ऐसा करना चाहिए, कायदे कानून का पालन करना चाहिए। बच्चों यह और प्रश्न होता है कि टोक्यो की सड़कें क्यों गंदी नहीं होती। तो टोक्यो की सड़कें गंदी क्यों नहीं होती, तो टोक्यो में सड़कों पर पान की पीक लगाने का कानून है। टोक्यो में सड़कों पर पान की पीक लगाना मना है यानी कानून है, जिसकी वजह से टोक्यो की सड़कें जो है वो सड़कें गंदी नहीं होती है। और बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र भी खरीद नहीं सकते हैं। डॉक्टर कलाम 20 में याद दिलाते हैं कि आप ही इन्हें के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। डॉक्टर कलाम क्या कहता है, सिर्फ आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके ही बारे में। आगे देखो, डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज़ के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पर्याय देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते हैं। तो बच्चों क्या है, डॉक्टर कलाम जो है वो कहता है कि आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन करते हैं। आदर यानी बच्चों क्या होता है, उसे सम्मान कहते हैं। हम दूसरे देशों की व्यवस्था का सम्मान करते हैं, उसका पालन करते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का हम नहीं कर सकते। भारत की धरती पर हम कदम रखते ही आप क्या करते हैं, तो सिगरेट का टुकड़ा जो है वो जहाँ तहाँ हम फेंक देते हैं। और कागज़ के पुर्जे जो है, पुर्जे यानी मशीन के भाग जो होते हैं, कागज़ इसे कहा जाता है कागज़ के पुर्जे, वो भी उछालते हैं। यदि आप पर्याय देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो हम यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते हैं। तो डॉक्टर कलाम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे देशों की व्यवस्था का यानी हम दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर सम्मान करते हैं, पालन करते हैं कायदे कानून का, और हमारे देश में आते ही सभी कायदे कानून को हम क्या करते हैं, उसे नहीं मानते हैं और हमारे देश की व्यवस्था का आदर पालन नहीं करते हैं।
तो ऐसा क्यों है कि हम पराये देश में प्रशासकीय नागरिक हो सकते हैं और भारत देश में नहीं हो सकते हैं। आगे देखो बच्चों, डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका के आयुक्त तिनाईकर के हवाले से कहा था, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासक पर दोष मानते हैं। तो बच्चों यह क्या है कि डॉक्टर कलाम कहते हैं मुंबई के पूर्व महानगर पालिका के आयुक्त तिनाईकर के हवाले ही कहता है कि अमीर लोग जो है अपने कुत्तों को क्या करते हैं, सड़कों पर घुमाने के लिए निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आते हैं। फिर वही लोग क्या करते हैं, सड़कों पर गंदगी के लिए किसे, प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने देश के लिए यानी अपने दूसरे के देश के कायदे कानून का पालन करते हैं, तो अपने देश के कायदे कानून का पालन हमें करना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य बनता है। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगे तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। यानी डॉक्टर कलाम कहता है कि अगर हम अपने भारत देश में ऐसे कायदे कानून का पालन नहीं करते और किसे दोष देते हैं, प्रशासन को हम दोष देते हैं। तो प्रशासन को दोष देते हैं तो क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी जो है वो झाड़ू लेकर उसके पीछे पीछे चलेगा, जब उसके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। बच्चों यह एक प्रश्न होता है कि दूसरे देशों में और हमारे देश में जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है। तो हम दूसरे देशों में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, वहाँ के कायदे कानून का हम संपूर्ण क्या करते हैं, आदर और पालन करते हैं, जबकि हमारे देश में हम अपने कायदे कानून जो है इस कायदे कानून का सावधानीपूर्ण पालन भी नहीं करते हैं। आगे देखो, राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। राष्ट्रपति जो है मिसाल दी, मिसाल यानी उदाहरण होता है बच्चों। तो राष्ट्रपति ने उदाहरण दिया कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई जो गंदगी है उसे साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारी भी वहीं उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज़ भी उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। तो यहाँ बच्चों राष्ट्रपति क्या कहता है कि उदाहरण देता है कि अमेरिका और जापान जैसे देशों में क्या है, कुत्ते के मालिक को छोड़ी हुई जो गंदगी है वो खुद ही साफ करते हैं। और हमारे शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम तो सरकार को चुनने के लिए क्या करते हैं, वोट डालते हैं और सारी जिम्मेदारी जो है वहीं से उलट हम आते हैं। हम आराम से बैठकर क्या सोचते हैं कि हमारे नाज नखरे जो है उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम कौन करेगी, सरकार करेंगे और सरकार करेंगे ऐसा सोचकर हम फर्श पर जो पड़ा हुआ रद्दी कागज़ जो है उसे भी उठाकर हम कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाते हैं। तो बच्चों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सरकार को साथ देना चाहिए। अगर हम सरकार को साथ देंगे तो हमारा देश भी दूसरों के देशों की तरह ही एक प्रशासकीय देश बन सकता है। तो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जो है लोगों से यह सलाह देता है कि हम दूसरे देशों के कानून को पालते हैं और उसके कानून के नियम के अनुसार ही हम कार्य करते हैं, तो हमारे देश में क्यों नहीं करते हैं। यह बच्चों और प्रश्न होता है कि दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है। तो दूसरे देशों में लोग सड़कों पर या किसी जगह पर गंदगी नहीं होने देते हैं। यदि अपने से कोई गंदगी हुई तो स्वयं उसे साफ कर देते हैं।
आगे देखो, रेलवे हमारे लिए साफ़ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। तो बच्चों क्या है, रेलवे जो है वो हमारे लिए साफ़ सुथरे क्या देती है, बाथरूम देती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे ठीक से इस्तेमाल भी करना नहीं सीखेंगे। यानी बच्चों हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ देख सकते हैं तो सूरत शहर में भी हम बच्चों क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाकर देखते हैं तो वहाँ बाथरूम है, लेकिन वहाँ ठीक तरह से इस्तेमाल भी हम नहीं करते। यानी हर एक मनुष्य, भारत देश के हर एक मनुष्य जो है वो ठीक तरह से उसे इस्तेमाल करना नहीं आता है। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्या पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है, रवैया यानी परिपाटी। तो डॉक्टर कलाम क्या कहता है, समाज की जो ज्वलंत यह समस्या है, इस समस्या पर हमारा ऐसा ही परिपाटी है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं। ड्राइंग रूम में बैठकर क्या करते हैं बच्चों, दहेज के खिलाफ हम गला फाड़ते हैं और अपने घर में उसका उल्टा करते हैं। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो उससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। बच्चों इसी समय क्या होता है कि दहेज प्रथा, अभी भी दहेज प्रथा चल रही है। तो दहेज प्रथा में क्या है कि अगर हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं, डॉक्टर कलाम कहता है, तो इसी समय अपने घर में ही दहेज देना होता है तो उसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। और बहाना देके पूरी व्यवस्था ही ऐसी खराब है। अगर मैं वह हर एक मनुष्य ऐसा नहीं सोचता है कि अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा, दहेज लेने से उसमें कौन सा बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन बच्चों आज भी हम देखते हैं तो समाज में क्या है, आज भी दहेज प्रथा जो है वो कहीं ना कहीं हमें नज़र आती है। तो हमें दहेज प्रथा जो है उसे, दहेज प्रथा को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। राष्ट्रपति इस संदेश में पूछ रहा है कि इस व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन, यह व्यवस्था है किसकी। आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। बच्चों अगर इस व्यवस्था को बदलना है, इस व्यवस्था बदलेगा कौन, तो आसानी से आप इसके बारे में कह सकते हैं कि हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, समुदाय और सरकार यह बदलेगी। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम ही इस व्यवस्था का पालन करें। लेकिन मैं और आप कतई नहीं, हम सोचते हैं मैं और आप किसी भी नहीं, इस व्यवस्था में कोई भी शामिल होने नहीं चाहता है। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। क्या होता है, जब कुछ अच्छा करने की बारी आती है तो हमारे परिवार को हम सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। बच्चों हम क्या करते हैं कि हमारे भारत देश में क्या है, हमारे अपने परिवार के सुरक्षित के लिए ही हम सोचते हैं, यानी अपने परिवार का सुरक्षित कवच घेर लेते हैं। अगर किसी संकट में आ जाए तो हम दूसरों की मदद नहीं करते हैं, तो दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा। और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे। अगर हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं बच्चों कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा और जादू हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चले जाते हैं। और उन्होंने कहा कि हम अपने भय से भागकर क्या करते हैं, अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे। बच्चों हम क्या करते हैं, अपने देश में अगर कुछ आपत्ति आए तो हम अपना देश छोड़कर और दूसरे देश में चले जाते हैं और वहाँ जाकर हम वहाँ के गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगी तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो आप खाड़ी चले जाएंगे। और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाएंगे। बच्चों हम क्या करते हैं, एक देश में अगर आपत्ति आए तो हम दूसरे देश में चल जाते हैं, दूसरे देश में आपत्ति आए तो हम
आगे तीसरे देश में चले जाते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था को सुधारने के लिए हम कोशिश नहीं करते, इसमें शामिल भी नहीं होते हैं। अगर आपत्ति ही आपत्ति हर एक देश में आती है तो अंत में हम मांग करते हैं कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले आएंगे। हर कोई देश को गाली देने के लिए तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं। हर कोई क्या करते हैं बच्चों, देश को गाली देने में तैयार है, लेकिन व्यवस्था में सकारात्मक योगदान देने में वह शामिल नहीं होते हैं। और इसी समय क्या करते हैं, क्या आपने अपनी आत्मा को पैसे से हाथों गिरवी रख दिया है। अब्दुल कलाम कहता है कि अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि अपनी आत्मा को अपने हाथों से यानी पैसों से गिरवी रख दिया है कि डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। तो इसी समय क्या होता है बच्चों, डॉक्टर कलाम जो है वो डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के बारे में देशवासियों को झटका देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश में सहमत हैं तो उसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। यहाँ क्या है बच्चों कि श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत है तो उसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। यानी क्या कहा है बच्चों कि अगर हम क्या करते हैं, सचमुच इस संदेश से सहमत हो जाते हैं तो अपना जो 10 साथी है, इस 10 साथियों को क्या करना है, ईमेल भेजना है। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। तो बच्चों पत्र किसने लिखा था, तो पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा था। और बच्चों यहाँ और भी प्रश्न होता है कि हमारे यहाँ प्रश्न है, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा। तो पत्र के अंत में किरण ने हर्ष को परिवारजनों से कहा कि यहाँ बच्चों लिखा है परिवारजनों से क्या कहा था अंत में, तो प्रणाम कहा था। आगे बच्चों यहाँ एक प्रश्न होता है कि डॉक्टर कलाम लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं। तो डॉक्टर कलाम जो है लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं, सकारात्मक योगदान की अपेक्षा रखते हैं। तो बच्चों हमने देश के नाम संदेश पत्र के बारे में समझ लिया। अब हम अभ्यास के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। प्रश्न 1 है, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। उसमें प्रश्न 1 है, यह पत्र किसने किसको लिखा है। तो यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। दूसरा है, पत्र लिखने वाले का पता क्या है। तो पत्र लिखने वाले का पता है मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा। तीसरा है, पत्र में क्या वर्णन किया है। तब पत्र में अपने देशवासियों के व्यवहार तथा प्रदेश की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अपने देशवासी अपने देश में अपने शासन व्यवस्था को सहकार नहीं देते हैं और सरकार को दोष देते हैं। दूसरे देश में जाकर अपने देशवासी वहाँ की सरकार के नियमों का पालन कर शासन व्यवस्था को सहकार देते हैं, जबकि स्वदेश आते ही अपना व्यवहार बदल देते हैं। प्रश्न 4 है, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष से परिवारजनों को क्या कहा। तो पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा था बच्चों, प्रणाम कहा था। प्रश्न 2, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला है, हम दूसरे देशों में उसके कायदे कानून का पालन करते हैं लेकिन अपने देश में क्यों नहीं। उत्तर है, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं क्योंकि वहाँ की शासन व्यवस्था ऊंचे प्रकार की होती है। हम दूसरे देशों में उसके कायदे कानून का पालन करते हैं क्योंकि वहाँ के शासन व्यवस्था जो है ऊंचे प्रकार की होती है और वहाँ के लोग बड़े चाव से कायदे कानून का पालन करते हैं। यदि कानून का भंग किया तो अवश्य हमें जुर्माना भरना पड़ता है। अपने देश में हम अपने कायदे कानून का पालन नहीं करते क्योंकि हमारी व्यवस्था में
थोड़ी कमी है और हम देश के प्रति वफादार भी नहीं है। प्रश्न 2 है, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? तो हमारे देश के स्वच्छता की जिम्मेदारी सरकार और सभी नागरिकों की है। प्रश्न 3 है, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? तो हमारे देश के विकास में हमारे लोगों की लापरवाही, निजी स्वार्थ, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं बाधक है। प्रश्न 4, देश के प्रति हमारा क्या फ़र्ज है? तो देश के प्रति हमारा फ़र्ज यह है कि हम देश के कायदे कानून का पालन करें, हमारी सरकार को काम करने में सकारात्मक बनकर सहयोग दें। यह हमारे देश के प्रति हमारा फ़र्ज बनता है। प्रश्न 3 है, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। क्या करना है बच्चों? यह शब्द दिए गए हैं, शब्दों को उचित क्रम में उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो में सफाई खुदाई है, यानी क्या बनेगा? सफाई में खुदाई है, सफाई में खुदाई है। दूसरा है मेरा महान भारत, तो मेरा भारत महान। तीसरा है लेना और दहेज पाप देना है, तो क्या आएगा? दहेज लेना। दहेज लेना क्या है? दहेज लेना और देना जो है वो पाप है। चौथा है आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र, तो क्या आएगा? आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाइए, आदर्श राष्ट्र बनाइए। तो बच्चों यहाँ उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण क्या करना है? यह शब्द दिए गए हैं उसका वाक्य बनाना है। प्रश्न 4 है, ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिससे हम देश की अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। तो बच्चों ऐसा व्यवहार की चर्चा करना है कि हम देश के अव्यवस्था खड़ी करते हैं, देश के विकास में हम बाधा करते हैं। तो क्या है कि हमारे जीवन में हम ऐसे कई प्रसंग आते हैं जिसमें हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं और देश के विकास में हम बाधा डालते हैं। जैसे कि हम आवागमन के नियमों का पालन नहीं करते हैं, इसलिए हमारी आवागमन की व्यवस्था टूट जाती है और सब लोग परेशान होते हैं। हम कतार में खड़े रहने की सूचना होते हुए भी कतार छोड़कर अव्यवस्था खड़ी करते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर हम नियमों का पालन न कर गंदगी करते हैं, हमारे देश की प्रगति में यह बाधा डालते हैं। हमारे सार्वजनिक स्थलों पर हम शिष्टाचार से दूर रहकर अशिष्ट बर्ताव करते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि देश के लिए अच्छा बर्ताव करें ताकि देश का विकास हो। प्रश्न 5 जो है बच्चों, दहेज एक दूषण, इस विषय का कारण सहित अपना मत दीजिए। दहेज एक दूषण है, इस विषय पर क्या है बच्चों? कारण सहित अपना विचार जो है इस विचार को क्या करना है? व्यक्त करना है। तो हमारे यहाँ आज भी सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित हैं। हमारे देश ने सबको सुखी बनाने के लिए जो बाल विवाह, दहेज जैसे दूषण दूर करने के लिए कई नियम और कानून बनाए, मगर हम उसका पालन नहीं करते हैं। दहेज एक बहुत बड़ा दूषण है। दहेज में लड़के वाले लड़की वालों से पैसे, गहने और महंगी चीज़ें मांगते हैं। जिस लड़की के पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उसे घर या ज़मीन बेचकर दहेज देना पड़ता है और लड़की ससुराल चली जाती है लेकिन उसके मायके वाले को भूखा मरने की दशा में छोड़कर चली जाती है। दहेज एक बड़ा दूषण है। जीवन भर लड़की वालों को लड़की के ससुर पक्ष की मांगें पूरी करनी पड़ती है। कई लड़कियां दहेज के कारण आत्महत्या कर लेती है और कई कन्याओं को मारपीट सहन करनी पड़ती है। दहेज सारे समाज का एक दूषण है, उससे हम दूर करना ही पड़ेगा। हम पढ़े लिखे, हम तय करेंगे कि हम दहेज लेने के इनकार करेंगे। हम हिम्मत से दहेज अपने बहनों को भी नहीं देंगे। हम पढ़े लिखे लोग समाज, परिवार और प्रगति चाहते हो तो हमें दहेज का विरोध करना चाहिए। दहेज को बदले हम शिक्षा मांगे, संस्कार मांगे तो अवश्य हमारी प्रगति होगी। दहेज एक ऐसा दूषण है जो हमारे जीवन को जोखिम में बना देगा। तो बच्चों दहेज ये क्या है कि दहेज हमें कभी भी
लेना नहीं चाहिए और हमें दहेज देना भी नहीं चाहिए। दहेज एक क्या है, दूषण के समान है, यह बताया है। प्रश्न 6 में हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्य का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत के आदर्श राष्ट्र बनने में योगदान दे सकते हैं, इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने विचार बताइए। तो बच्चों यह क्या है कि पत्र लिखना है, अपना विचार बताना है। तो यहाँ है अपना पता सबसे पहले, तो क्या लिखना, 35 सत्यनारायण सोसाइटी पोणा गांव सूरत। दिनांक तो 18/1/2021। यहाँ भी दिनांक देना है बच्चों कि 18/1/2021। संबोधन में है तो प्रिय सखी यानी प्रिय मित्र, तो प्रिय सखी रोही, अभिवादन शब्द है यहाँ। लिखना, कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई, मैं यहाँ कुशल हूँ। यहाँ पत्र लिखने का कारण, तो मैं इस पत्र में तुम्हें आदर्श नागरिक बनकर राष्ट्र के विकास में हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं उसकी जानकारी देती हूँ। पत्र का विषय वस्तु, तो हम सब आदर्श नागरिक बनेंगे तो राष्ट्र की प्रगति होगी। आदर्श नागरिक तो वही कहलाता है जो कभी बुरे काम नहीं करता, देश की व्यवस्था को सुग्रथित करने के लिए देश के नियमों और कानूनों का स्वयं पालन करता है। हम आदर्श नागरिक तब कहलाएंगे जब हम नियमों का पालन करेंगे, कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। आगे है बच्चों अन्य समाचार, तो वफादार बनकर हम देश के विकास में अपना सहयोग देंगे। हम सब नियमों और कानूनों का भंग नहीं करेंगे तो पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ही नहीं करेंगे तो सफाई कामदारों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आदर्श नागरिक से ही देश का विकास होता है, हम आदर्श नागरिक बने। अंत में समाप्ति में क्या है कि तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम, छोटे भाई बहन को मेरा प्यार। यहाँ अंत में संबंध है तो तुम्हारा मित्र यानी कि तुम्हारी सखी, और नाम अपना अपना नाम लिखना। तो बच्चों हमने अभ्यास के सभी प्रश्नों के बारे में समझ लिया। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी थी। तो डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें देश के प्रति सद्भावना बढ़ाने, देश की शासन व्यवस्था में सकारात्मक योगदान देने और देश के कायदे कानूनों का पालन करने की सीख दी है। दूसरा है, दूसरे देशों में और अपने देशों में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें अंतर क्या है। तो हम दूसरे देशों में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, वहाँ के कायदे कानूनों का संपूर्ण पालन करते हैं, जबकि हमारे देश में हम अपने ही कायदे कानूनों का सावधानीपूर्ण पालन नहीं करते हैं। तीसरा है, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है। तो उत्तर है, दूसरे देशों में लोग सड़कों पर या किसी जगह पर गंदगी नहीं करते। यदि अपने से कोई गंदगी हुई तो स्वयं उसे साफ कर देते हैं। प्रश्न 4 है, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो हमारे देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें पहले अपने सभी कायदे कानूनों का पालन करना चाहिए, भ्रष्टाचार से दूर रहे, व्यवस्था तंत्र को सहकार दे, हमारा फर्ज क्या है उसे हम जाने, देश प्रेम को बढ़ाए। ऐसा करने से हम व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। प्रश्न 2 में क्या है कि जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो बच्चों जीवन में सफाई का कितना महत्व है, यह पत्र जो है वो अपने मित्रों को लिखना है प्रश्न 2 में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पोणा गांव 35 सत्यनारायण सोसाइटी पोणा गांव सूरत। दिनांक 18/1/2021। प्रिय सखी नेहा, सप्रेम नमस्ते। आगे लिख सकते हैं कि कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखना चाहता
चाहती थी, पर काम में व्यस्त होने के कारण नहीं लिख पाती थी। आज मैंने तय कर लिया कि मैं सखी को ज़रूर पत्र लिखूंगी। मैं इस पत्र में तुम्हें जीवन में सफाई के महत्व के बारे में लिखती हूँ। हमने पढ़ा है कि पहला सुख निरोगी काया। इस युक्ति को सार्थक करने के लिए हमें सबसे पहले जीवन में सफाई रखनी चाहिए। यदि हम सफाई नहीं रखेंगे तो गंदगी होगी। गंदगी में रोग के कीटाणु और मच्छर पैदा होंगे। कीटाणु और मच्छर के कारण हमें बीमारी होगी। हम बीमार हो जाएंगे तो अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने शरीर को रोज़ स्नान करके साफ रखना चाहिए। कपड़े भी स्वच्छ पहनने चाहिए। समय समय पर नाखून और बाल काट देने चाहिए। हमारे घर, गांव, पाठशाला में भी सफाई रखनी चाहिए ताकि रोग न फैले। हम सबको मिलकर घर, गांव, पाठशाला की सफाई करनी चाहिए। गांव में कहीं भी पानी भरा न रहे, गंदगी न हो। हम जानते हैं कि जहाँ स्वच्छता वहाँ परमेश्वर, जहाँ जहाँ गंदगी वहाँ वहाँ बीमारी। ये सब पढ़ने से तुम्हें जीवन में सफाई का ज्ञान हो जाएगा। अंत में तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। अंत में बच्चों संबंध लिखना तो तुम्हारी सखी, अपना अपना नाम लिखना। आगे है प्रश्न 3। निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। काल पहचान कर बच्चों क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पहला है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। खेलता हूँ यानी क्या आएगा, वर्तमान काल। दूसरा है मैं कल अंबाजी गया था। गया था यानी पूर्ण हो चुकी है क्रिया, इसलिए कहा जाता है भूतकाल। तीसरा है कोई गाना गा रहा है। गाना गा रहा है यानी वर्तमान काल। आज ठंड ज़्यादा होगी यानी क्या आएगा बच्चों, होगी यानी भविष्य काल, होने वाली है, अभी चालू हो रही है क्रिया। कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं। जा रहे हैं यानी क्या आएगा बच्चों, भविष्य काल। परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई। हो चुकी है क्रिया, पूर्ण हो चुकी है, जिसकी वजह से उसे कहा जाता है भूतकाल। प्रश्न 4 है काल परिवर्तन करके काल परिवर्तन कीजिए। पहला है मैं बाजार गया, भविष्यकाल में बनाना है, तो मैं बाजार जाऊंगा। दूसरा है मंदिर में पूजा होगी, भूतकाल में बनाना है बच्चों, तो क्या आएगा, मंदिर में पूजा होगी, तो मंदिर में पूजा हुई। तीसरा है शिमला में हिमवर्षा हुई, भविष्यकाल बनाना है, तो शिमला में हिमवर्षा होगी। चौथा है मैंने पढ़ाई की, वर्तमान काल बनाना है, तो मैं पढ़ाई करता हूँ। तो इसी प्रकार क्या करना है बच्चों, यहाँ काल परिवर्तन करके लिखना है। आगे है भाषा सज्जता। पढ़िए और समझिए। पहला है एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती, यानी एक वस्तु के दो समान अधिकार नहीं हो सकते। वाक्य है यदि दो महत्वाकांक्षी लीडर एक पार्टी में रहेंगे तो सदा टकराव की स्थिति रहेगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। एक वस्तु में दो समान अधिकार नहीं हो सकते बच्चों, यानी कहा जाता है एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। दूसरा है खोदा पहाड़ निकले चूहे, तो अधिक मेहनत लाभ कम। हम अधिक मेहनत करते हैं लेकिन लाभ कम होता है। वाक्य है ज़्यादा मुनाफे के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, पर पूरे साल में उसको नाम मात्र का ही मुनाफा हुआ। इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। आगे है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो क्या होता है बच्चों, शक्तिशाली की ही जीत होती है। वाक्य है सेठ जी ने अपने निर्दोष नौकर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। किसी ने ठीक ही कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे है बच्चों उपयुक्त अभ्यास के आधार पर निम्नलिखित कहावतों का अर्थ देकर वाक्य में समझाइए। तो यहाँ बच्चों यहाँ क्या है, तो यहाँ कहावत दी गई है, उसका हमें अर्थ देकर क्या करना है, वाक्य प्रयोग
करना है। पहला है चांद पर थूका मुंह पर गिरा, तो अर्थ है बुरे काम का बुरा फल मिलता है। आगे है बच्चों दूसरा, छोटा मुंह बड़ी बात, तो क्या आएगा? अपने ज्ञान से बढ़कर बात कहना, अपने ज्ञान से बढ़कर बात कहना। तीसरा है दूर से ढोल सुहावने, तो क्या आएगा अर्थ? दूर की वस्तु अच्छी लगती है। चौथा है दोनों हाथ में लड्डू, यानी हर तरफ से लाभ होना। पांचवा है सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, यानी क्या आएगा अर्थ बच्चों? दोनों ओर से फायदा ही फायदा होना। तो इसी प्रकार यहाँ क्या करना है, कहावत जो दी गई है उसको अर्थ देना है। तो बच्चों हमने जो यह इकाई 4 जो है देश के नाम संदेश, इस पत्र के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया और अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्न भी समझ लिया। तो अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों जो है उसे नोटबुक में लिख कर उसे तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।